यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज की क्लास में मैटरनल हेल्थ के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिनका भी अपकमिंग टाइम में एनएचएम, एएनएम, जीएनएम और स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी मंथ अपकमिंग टाइम में आपका है जो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं नॉरसेट के जो एग्ज़ाम है आपका प्री एग्ज़ाम, उसके लिए तो प्लीज़ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यदि आपको जो इनवैलिड क्रेडेंशियल बता रहा है या कुछ प्रॉब्लम होती है, मोबाइल से आप डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग एक बार है जो लैपटॉप से या फिर साइबर कैफ़े से जाके भी चेक कर सकते हो सकता है आपका वहाँ से डाउनलोड हो जाए। कभी कभी फ़ोन में है जो प्रॉपर लोडिंग नहीं हो पाती और इस तरीके से आपको शो होने लगता है। क्लियर? तो जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, और इनकेस आपका एक एग्ज़ाम हो जाता है तो आप अपने दूसरे एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को बीच में स्टॉप ना करें। जो भी लोग एनएचएम, जीएनएम, सीएचओ या एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हों तो उनको पीडीएफ अवेलेबल है, आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हैं और ऑफिशियल ऐप पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इट इज़ नोन एज। जेनाइटल ट्रैक्ट से मतलब बाय वेजाइना कुछ ब्लीडिंग होती है, 28 वीक की प्रेगनेंसी है, लेकिन बच्चे के जन्म होने के पहले तो ये क्या कहलाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रा यूटराइन डेथ, इंट्रापार्टम हेमरेज दैट मीन्स ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है? या तो वो ब्लीडिंग हो रही है कब? डिलीवरी के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, लेकिन 28 वीक के बाद, तो ये कहलाएगा एंटीपार्टम हेमरेज। क्या कहलाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज। आज मैंने जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है वहाँ पर 10 डेंजरस साइन पढ़ाए हैं प्रेगनेंसी में। यदि 10 साइन देखते हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल पहुँचिए एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी में लेकिन बच्चे के जन्म के पहले जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज। एंटी मतलब पहले और प्री, तो यहाँ पर है क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज का जो मेन रीज़न है वो क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब लोअर लाइंग ऑफ प्लेसेंटा। क्या है? लोअर लाइंग ऑफ प्लेसेंटा या फिर डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये क्या है? कॉमन कॉज है किसके? एंटीपार्टम हेमरेज के। और जनरली एंटीपार्टम हेमरेज 24+ मतलब 24th वीक हो जाए प्रेगनेंसी के, उसके बाद यदि ब्लीडिंग होती है तो किस में कंसीडर किया जाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज में, लेकिन बच्चे के जन्म होने के पहले। तो इसके यदि कॉज पूछे एंटीपार्टम हेमरेज के तो इसका एक ही मेन कॉज होता है, वो क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब लोअर लाइंग ऑफ प्लेसेंटा, जो सर्वाइकल ओस है प्लेसेंटा उसको कवर कर जाए। टाइम के पहले प्लेसेंटा का डिटैच हो जाना तो वो कहलाता है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, लेकिन सबसे कॉमन क्या है? तो वो प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कैवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो कनेक्शन है किसके बीच? अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा के बीच में। कब? फीटल लाइफ में, मतलब बच्चा जब यूट्रस में है। तो क्या है? डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी या फिर अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा में टोटल यदि ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं तो कितनी होती हैं? होती हैं टोटल 3। कितनी? 3। अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ पर 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो वेन है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी, और जो आर्टरीज हैं 2 आर्टरी 1 वेन, याद रखें 1 वेन प्लस 2 आर्टरी, टोटल पूछें तो 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। किसमें? अम्बिलिकल जो वेसल्स हैं उसमें। तो अम्बिलिकल वेन क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने वाला ऑर्गन। तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा, इन दोनों के बीच का कनेक्शन फीटल लाइफ में कहलाएगा क्या? डक्टस विनोसस। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ यदि बात करें तो 55 सेंटीमीटर एक मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं,
और यहाँ पर कब अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करना है, मतलब जल्दी कट करना है, तो यदि माँ RH नेगेटिव हो या फिर माँ को कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो तब अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करना है। कुछ केसेस में डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग भी की जाती है। मान लीजिए बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है लेकिन माँ हेल्दी रही है, बच्चे की डिलीवरी टाइम के पहले हो गई है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जो कॉर्ड है वो थोड़ा डिले कट की जाती है ताकि कॉर्ड का जो ब्लड है वो बच्चे में पहुंच सके। क्लियर? नेक्स्ट इज in the second stage of labor which of the following injection is given to improve uterine contraction। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए? ऑप्शन में है यहाँ पर डायजेपाम, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा, कब? यहाँ पे बात की जा रही है कब इंजेक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है लेकिन उनको और प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लेके आना है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाएगा? वो होगा ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। केमिकल कंपोनेंट सेम होगा लेकिन नाम है जो कभी कभी पिटोसिन के नाम से भी अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, नर्सिंग के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन कि नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन है जो क्या है? एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन, डॉर्सी वर्जन डॉर्सी फ्लेक्शन, एंटी वर्जन और डॉर्सी फ्लेक्शन। क्या है यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन? तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है? एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। इस तरीके से देखिए, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस फॉर्म्स अ राइट एंगल विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना, इट्स कॉल्ड द एंटी वर्जन एंगल। क्या है? लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस है जो एंगल बनाएगा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना तक, तो ये क्या कहलाएगा? एंटी वर्जन एंगल। दूसरा है एंटी फ्लेक्शन। तो एंटी फ्लेक्शन में क्या है? लॉन्ग एक्सिस फॉर्म्स एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस ओपन फॉरवर्ड विद इन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स। पहला बना रहा है वेजाइना तक और दूसरा बना रहा है सर्विक्स तक, तो एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन। नॉर्मल वेट पूछें तो होता है 60 ग्राम, कितना? 60 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, लेकिन प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है? 1000 ग्राम से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज a 31-year-old multipara is added to the birthing room after initial examination, reveal her cervix to be at 8 centimeter, completely effaced and at 0 station, what phase of labor it is? तो यहाँ पर 31 ईयर की लेडी एडमिटेड है, मल्टीपैरा मतलब दो से ज़्यादा बार उसकी ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी हैं, लेबर रूम में लाई गई है। एग्जामिनेशन करने से पता चला है कि सर्विक्स 60 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है, मतलब कि कम्प्लीटली इफासमेंट। इफासमेंट का मतलब है कि सर्विक्स का दिखना ही नहीं, या फिर सर्विक्स इतनी ज़्यादा थिन हो जाना कि दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेचिंग हुई है, जो डायलिटेशन हुआ है उसके कारण, तो क्या है 100% इफासमेंट है, 0 स्टेशन है। तो कौन सा फेज है लेबर का? एक्टिव, लेटेंट, ट्रांजिशनल या फिर एक्सपल्सिव फेज। तो ये ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। क्या है ये? ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। सेवरल मिनट्स आफ्टर अ वेजाइनल डिलीवरी, नर्सिंग असेसमेंट रिवील्स गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द क्लाइंट्स वेजाइना, umbilical cord lengthening and a globular shaped uterus, nurse should suspect which of the condition। यहाँ पर कुछ मिनट हो गए हैं वेजाइनल डिलीवरी हुए, अचानक से वहाँ पर जो ब्लड है वेजाइना के यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग देखने को मिल रही है, यूट्रस का शेप है जो ग्लोबुलर शेप का हो रहा है। तो यहाँ पर एक कौन सी कंडीशन के साइन है? पोस्टपार्टम हेमरेज के, प्लेसेंटल सेपरेशन के, यूटेराइन इन्वोल्यूशन के या फिर सर्वाइकल लेसरेशन के। तो किसके साइन है ये सभी? तो जो भी साइन यहाँ पे क्लासिकल साइन कहे, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग, सडन कस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड यहाँ पर ग्लोबुलर शेप यूट्रस, ये सभी साइन है किसके? प्लेसेंटल सेपरेशन के। किसके? प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटल सेपरेशन। एक क्लासिकल साइन है किसके? प्लेसेंटा सेपरेट होने के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटल सेपरेशन। विदिन 30 मिनट आफ्टर बच्चा बाहर आने के, विदिन 30 मिनट तक यदि प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है
तब इसको क्या कहा जाता है, रिटेंड प्लेसेंटा। फिर मैनुअली फंडल मसाज करके प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर भी क्या है, जो क्लासिकल साइन बताए गए हैं किसके हैं, ये प्लेसेंटा सेपरेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ओपीवी वॉज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। ओरल पोलियो वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है। 1979 में, 1990 में, 1995 में कि 1990 में। तो जो ओपीवी वैक्सीन है, क्या है, ओपीवी वैक्सीन है, इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड कब किया गया था, 1979 में। कब, 1979 में। 1979 में ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या ऐड किया गया था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। हम आगे पढ़ेंगे कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है या फिर ओपीवी वैक्सीन हम जिसको कहेंगे, ये आपके लिए ह्यूमरल और सीरम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो ओपीवी है 5 साल तक के बच्चों में ये दी जाती है। ओरल पोलियो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, ओरली 2 बूंद जिंदगी की, जो कि 5 साल तक दी जाती है। एट द बर्थ दी जाती है वो 0 डोज कहलाता है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबली पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को कब एरेडिकेट कहा था, 26 अक्टूबर 1977 में, 5 जुलाई 1975 में, 17 मई 1975 में कि 8 मई 1980 में। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो स्मॉल पॉक्स डिसीज़ है इसको पूरे ग्लोबली 8 मई 1980 को क्या कहा था, एरेडिकेट कहा था। कब, 8 मई 1980 में। तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है, सबसे पहले खोज की जाने वाली वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, जिसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आपको याद रखना है, पहली कौन सी वैक्सीन जिसकी खोज की गई थी, वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स है, तो यदि वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोबली एरेडिकेट WHO का पूछें कि WHO ने एरेडिकेटेड कब कहा स्मॉल पॉक्स को, तो वो कहा उन्होंने 8 मई 1980 को। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड। एंटीनेटल विजिट और प्रीनेटल विजिट मीन्स कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने तक जो आप अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाते हैं वो आपकी एंटीनेटल विजिट कहलाएगी। अब यहाँ पर एंटीनेटल विजिट कितनी ज़रूरी होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो बेस्ड ऑन हम ये कह सकते हैं मिनिमलिटी पर कि एटलीस्ट 4, क्या है, एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर किसको मार्क करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी को। अभी 4 किस तरीके से होंगी, फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सस्पेक्ट है, आपको डाउट है, आप यूपीटी टेस्ट घर में करते हैं या क्लिनिक जाके करते हैं, तो उस टाइम आप चेकअप करवाते हैं, पता चलता है प्रेग्नेंट है, तो फर्स्ट विजिट आपकी वो रहेगी। सेकेंड विजिट होगी 14 एंड 26 वीक्स के बीच में। इस टाइम पे क्यों, इस टाइम पर नचल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट की जाती है, एंटी स्कैनिंग की जाता है। तो इसमें पता किया जा सकता है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या फिर स्पाइनल कुछ प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहा है। वो आपका 14 से 26 वीक की जो एंटी स्कैनिंग एनोमली स्कैनिंग होती है उसमें पता चल जाएगा। फिर आती है थर्ड विजिट बिटवीन 28th वीक्स एंड 34th वीक्स। तो 24th वीक के बाद से लेके 28 वीक्स तक है जो आप डायबिटीज़ के लिए चेक कर सकते हैं। इसी टाइम पर आपका ग्रोथ स्कैनिंग होती है। क्या होती है, ग्रोथ स्कैनिंग होती है। आफ्टर 25 वीक के बाद कुछ डॉक्टर करते हैं 20 वीक्स में 14 to 20 वीक्स के बीच में एनोमली स्कैनिंग कर लेते हैं। फिर 25 वीक के बाद क्या करते हैं, ग्रोथ स्कैनिंग करके देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है नहीं। फिर लास्ट यहाँ पर 4th विजिट कहा है वो होती है 36th वीक में, 36th एंड टर्म में। लेकिन जो आइडियल विजिट कहीं जाती हैं वो होती हैं 12 से 14। 12 से 14 किस तरीके से कि आपको 7th मंथ तक, फर्स्ट मंथ से लेके 7वें महीने तक हर एक महीने में अपना चेकअप कराने जाना है। लेकिन जैसे ही
8th मंथ आपका स्टार्ट होता है उसमें आपको एवरी 2 वीक में जाना है, हर 2 हफ्ते में। जैसे ही 9 मंथ लगता है आपका तो हर हफ्ते जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी 12 से 14 विजिट हैं जो आइडल विजिट मानी जाती हैं। बट बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से हम बात करते हैं कि आपको एंटीनेटल विजिट पूछते हैं तो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 विजिट तो होनी ही चाहिए। हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर अ प्रेग्नेंट वूमेन, तो किसी प्रेग्नेंट वूमेन को एक्स्ट्रा कैलोरीज की कितनी ज़रूरी होगी, 300 किलो कैलोरीज, 400, 200 की 100। दैट मीन्स आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, उससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरीज़। कितना, 300 किलो कैलोरीज़। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि प्रेगनेंसी में यदि नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं, हम नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं तो 10 to 12 kg अप्रॉक्सीमेट एक जो आइडल वेट कंसीडर किया जाता है कि एटलीस्ट 11 किलोग्राम तो बढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ पर यदि कैलोरीज़ की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कितना, 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2200 कैलोरी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर और 2400 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। यदि आपको इस तरीके से आता है तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है, यहाँ तो पूरा इंक्लूडेड बताया है मैंने कि आपको 1800, 2200, 24 कैलोरी चाहिए। लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि पर डे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है कोई बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, किसी को वॉमिटिंग होती है तो नहीं खा पाता। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन के लिए भी आपको आता है, तो पर डे 100 mg आयरन की ज़रूरत होगी, फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। प्रेगनेंसी में यहाँ पे 100 mg पर डे आयरन और 500 mcg पर डे फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट टू यूज़ टू कैलकुलेट द EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, फ्रॉम LMP, फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड, बेस्ड ऑन एमनोरिया या फिर नन ऑफ द अबव। EDD कैलकुलेट की जाती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से। LMP का जो पहला दिन होता है उससे यहाँ पर EDD को कैलकुलेट किया जाएगा, ना तो पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड से, नहीं एमनोरिया से। एमनोरिया ज़रूरी नहीं कि आपके पीरियड से स्टॉप हो गए तो आप प्रेग्नेंट हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी रीज़न से आपको पीरियड्स आना स्टॉप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओनली प्रेगनेंसी में। आपको POCD है तो हो सकते हैं, कुछ थायराइड प्रॉब्लम इशू हैं तो हो सकते हैं, कुछ और अदर इशू हैं तो भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस के कारण डिले हो सकते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर EDD के लिए आप LMP का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज कैलकुलेट करते हैं तो EDD निकल के आएगा। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पूछें, वीक्स में पूछें तो 42 वीक्स, 37 वीक के बाद जो डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल टर्म डिलीवरी में आएगा। लेकिन पोस्ट टर्म पूछें तो 42 वीक। लेकिन यहाँ पर आपको दिन में पूछें तो टोटल 280 दिन, 280 डेज। क्लियर, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 10 लूनार मंथ जिसको आप कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कैलकुलेट नेगल्स फॉर्मूला यहाँ पर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वो सबसे कॉमन इसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन TT इम्यूनाइजेशन किया जाएगा प्रेगनेंसी में एंटीनेटल मदर को, कब किया जाएगा, 12th वीक में, 16th वीक में, 20 वीक में या फिर 24th वीक में। तो ये किया जाता है जनरली 4th मंथ में। कब किया जाता है, 4th मंथ में। बेस्ड ऑन हम 4 वीक का एवरी मंथ कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन किया जाता है 16th वीक में। कब, 16वें हफ्ते में। कब, 16th वीक में या फिर चौथे महीने में हम कह सकते हैं। और इसके बाद
4 वीक का या फिर 1 महीने का गैप देके सेकेंड टीटी का डोज है जो लगाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मोस्ट फेमस क्वेश्चन गायनिक का जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आएगा। द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यूट्रस है जो अम्बलाइकस तक किस वीक की प्रेगनेंसी में पहुंच जाएगी? 20 में, 24 में, 26 में कि 36 में? किस वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस है जो अम्बलाइकस के लेवल तक पहुंचेगी? तो ये पहुंचेगी 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब? 24th वीक की प्रेगनेंसी में। ये देखिए यहाँ पर 16th वीक में 3 फिंगर विड्थ ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ से 16वें हफ्ते तक पहुँचेगी। यहाँ से कितना? 3 फिंगर्स। फिर 20 में 3 फिंगर विड्थ बिलो अम्बलाइकस, अम्बलाइकस यहाँ पे है, से नीचे रहेगा 20 में। क्लियर। फिर 24 में सीधा सेंटर में जो अम्बलाइकस पॉइंट है वहाँ पर, 28 में अम्बलाइकस से 3 फिंगर ऊपर, 32 में अम्बलाइकर और स्किफॉइड प्रोसेस के बीच में जो एक्स्ट्रेस्टर्नम है, स्टर्नम जो बोन है वहाँ पे, 36 में कोस्टल आर्च तक, टॉप तक। आफ्टर 36 वीक के बाद कोस्टल आर्च से डाउन आएगा, जिस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? लाइटनिंग। यदि प्रीमी पैरा में देखें तो 37 वीक के बाद होगा, क्योंकि मल्टी पैरा होती हैं उनमें 36 वीक के बाद ही लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट किया जा रहा है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? फोर्सेप्स, वेजाइनोस्कोपी, वेंटोज या फिर एरिस स्पेटुला। सबको पता है सर्वाइकल स्मीयर जो सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि हम पता कर सकें सर्विक्स कैंसर तो नहीं हो रहा है डेवलप। उसके लिए जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कहलाता है एरिस स्पेटुला। ये एग्जाम में आपको एज एन इमेज के तौर पे भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ड्रग्स और एक्सरे किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में एक्सरे और ड्रग्स नहीं दी जाती हैं, यहाँ पर एक ड्रग्स है, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसी टाइम पर वाइटल ऑर्गन्स बनना, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सरे, ड्रग्स कुछ भी है जो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से प्रिजम्पटिव साइन कौन से हैं प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, गॉडेल साइन, एफासमेंट। कौन से हैं जो प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी के? तो प्रेगनेंसी के जो प्रिजम्पटिव साइन है वो होंगे आपके नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रॉबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब कि आप ऐसे साइंस क्या कर रहे हैं, आपको अज्यूम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट ये कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपका नोजिया, वॉमिटिंग होगा, एमनोरिया होगा, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होगी, यूट्राइन एनलार्जमेंट होगा, पिगमेंटेशन होगा। लेकिन आपको कुछ और रीजन से भी हो सकते हैं। प्रोबेबल साइन में आपके आएंगे गॉडेल्स, हैगर्स, चैडविक, बलॉटमेंट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये सब किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। प्रोबेबल का मतलब जो साइन डॉक्टर ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट ने आप में चेक किए, वो पॉजिटिव में जब कंफर्म है, फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, अल्ट्रासाउंड में आप यूएसजी में देखेंगे तो बेबी पूरा बना हुआ दिखेगा, तो किस में आएगा? पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन में। नेक्स्ट वन, इन फीटल वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट। फीटल वेसल्स में ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? डक्टस विनोसस में, डक्टस आर्टरियोसस में, पल्मोनरी आर्टरी की अम्बलाइकल आर्टरी में। फीटल सर्कुलेशन में जो फीटल वेसल्स हैं, चारों हैं जो यहाँ पे, इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होंगे डक्टस विनोसस में। कहाँ पे? डक्टस विनोसस में।
नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर केम इनटू प्रैक्टिस। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस में कब आया था? 1952 में, 1978 में, 1975 में कि 1982 में? तो प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है कब आया था? 1978 में। 1978 में अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत इसेंशियल हेल्थ केयर जिसको कहा गया है, तो इसके थ्रू जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसमें आपके जितनी भी एक्सेसिबल केयर हो गई, आपकी क्वालिटेटिव केयर हो गई, तो सभी आपकी किस में आएगी? प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसको हम एसेंशियल हेल्थ केयर भी कह सकते कर रहे हैं हम। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कब आई? 1978 में। इसका मतलब एसेंशियल हेल्थ केयर। इसके आपको एग्जाम में एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, तो एलिमेंट्स इसके टोटल 8 होते हैं। एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। अब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल, एलिमेंट्स अलग है, प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन एक जो न्यू ऐड किया गया है वो यहाँ पर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये आपके क्या है? प्रिंसिपल हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल है, दो में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द एप्थोटोसस अल्सर रिड्यूस्ड बाय। तो जो एप्थोटोसस अल्सर है ये किसके थ्रू कम होंगे? गुड ओरल हाइजीन के कारण, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कारण, इंश्योर टूथब्रश हैज अलाइंड एंड ब्रिसल्स आर सॉफ्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं कभी कभी, उन्हीं को यहाँ पे कहा है एप्थोटोसस अल्सर। तो ये क्या है, किसके कारण होंगे? सबसे आप अच्छी ओरल हाइजीन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ रहे। आप ऐसा टूथब्रश यूज़ करें जिसके जो अलाइन हैं वो ब्रिसल से क्या हो? सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो एप्थोटोसस अल्सर कैसे कम होंगे? इन सभी चीज़ों से। ये देखिए छाले जो बने हुए हैं इनको आप छाले कहते हैं। जो स्मॉल सेलोसोर रहेंगे माउथ में बेस ऑफ द गम्स, इसको हम क्या कहते हैं? छाले कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये कैसे ठीक होंगे? जब आप अच्छी ओरल केयर करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, आपका पेट अच्छा रहेगा, तो ये अपने आप ठीक रहेंगे। नेक्स्ट वन इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट्स एस स्टैंड फॉर। तो आपने एडोलेसेंट हेल्थ है जो, इसमें हेड असेसमेंट किया जाता है, सॉरी हेड्स असेसमेंट किया जाता है। तो इस हेड्स असेसमेंट में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एडोलेसेंट एज पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू WHO के 10 से 19 साल तक का। क्या है? किशोरावस्था जिसको हम कहेंगे। इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं मेंटली फिजिकली चेंजेस से होते हुए गुजरते हैं। तो यही एक ऐसी स्टेज होती है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच की स्टेज जिसको हम एडोलेसेंट कहेंगे। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की रहेगी। इसमें बहुत सारे फिजिकली मेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक हेड्स असेसमेंट किया जाता है, इसी के लिए RMNCH+A प्रोग्राम है, RKSK प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम है, सब एडोलेसेंट एज के लिए हैं। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सभी चीज़ें होंगी। ये रहा आपका हेड्स असेसमेंट जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं इस असेसमेंट के थ्रू। एच रिप्रेजेंट करेगा होम एंड एनवायरनमेंट को, ई रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को, ए का मतलब है एक्टिविटीज़, डी का मतलब है ड्रग्स, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, एस से सुसाइड होगा, सेक्सुअलिटी होगी आपकी, एंड सेफ्टी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। पर्ट्यूसिस जिसको हम बूफिंग कप कहते हैं, तो यहाँ पर 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस कब देखने को मिलेंगे? सॉरी किस एज में देखने को मिलेंगे? जब 0 to 2 ईयर्स हो, 3 to 4 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स, या फिर 8 to 12 ईयर्स। तो पर्ट्यूसिस के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं जब बच्चा क्या हो? 0 to 2 ईयर तक की एज में हो। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस इंसिडेंट रहेंगे किसके होने के? पर्ट्यूसिस के होने के, जिसको हम बूफिंग कफ या फिर 100 दिन की खांसी के नाम से जानते हैं।
कॉजेट एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। फ्लैग साइन किस डिसीज का क्लिनिकल फीचर है? रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस का, मरासमस का या फिर क्वासियोरकर का। तो फ्लैग साइन का मतलब है आपके जो बाल हैं, जो आपके हेयर हैं, कैसे रहेंगे? झंडे जैसे, बीच में एक अलग टाइप का कलर सा दिखेगा आपको, और ये देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर में। देखिए आपके जो हेयर है ब्रिटल्स हेयर रहेंगे, तो इसमें आपके जो निशान बीच में बालों का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है कहलाता है फ्लैग साइन, जो कि क्लासिकल साइन है किसका? क्वासियोरकर का। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री विथ कन्वल्जन। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? जिस बच्चे को कन्वल्जन्स के हिस्ट्री रही हो, जिसको फिट्स आए हुए हैं, उनमें आप कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो या फिर चिकन पॉक्स। तो हमेशा जिस बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम हो या फिर प्रीवियसली कन्वल्जन आए हैं, तो जब आप डीपीटी वैक्सीन देते हैं तो डॉक्टर आपसे स्पेशली बच्चे की हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, इसके कारण बच्चे को और ज़्यादा कन्वल्जन्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे को कन्वल्जन्स की हिस्ट्री रही हो, फिट्स की हिस्ट्री रही हो, सीजर्स की हिस्ट्री रही हो, तो बच्चे में पर्ट्यूसिस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ द चाइल्ड हु हैज हैविंग निमोनिया। यदि किसी बच्चे को निमोनिया है तो प्रायोरिटी नीड क्या होगी बच्चे की केयर के लिए? रेस्ट, ट्राईसाइक्लिक राइडिंग, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो जब बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो ऐसे केस में बच्चे के लिए रेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब रेस्ट करेंगे आप तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम होगी, तो मेटाबॉलिक नीड्स भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर बच्चे को भी थोड़ा रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर जब भी बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो रेस्ट है जो फर्स्ट केयर रहेगी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज क्रैमर्स रूल्स यूज्ड फॉर। तो क्रैमर्स रूल है किसके लिए अपनाया जाता है? जॉइंडिस के लिए, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के लिए, बर्न्स के लिए कि एस्फेक्सिया के लिए? क्रैमर्स रूल है जो यूज़ किया जाता है जॉइंडिस वाले मरीज में, स्पेशली बच्चे में। तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल किसके लिए है? जॉइंडिस के लिए, पीलिया के लिए हम कहेंगे। तो यदि ब्रेन में होता है पीलिया, जो बिलिरुबिन का लेवल ब्रेन तक बढ़ जाए, तब वो कहलाता है कर्निक टेरस। तो यहाँ पर है क्रैमर्स रूल। यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन लेवल को है जो बेस्ड ऑन बॉडी एरिया के, बॉडी पार्ट्स के, यहाँ पे यदि फेस है तो फेस ब्लू टाइप का दिखता है तो 4 to 6 mg/dl। चेस्ट, अपर एब्डोमेन यहाँ पर 8 to 10 mg/dl हो गया, जो कि ग्रीन कलर से शो हो रहा है इमेज में। लोअर एब्डोमेन और थाइस येलो कलर रहेंगे, जो कि 12 to 14 mg/dl है। आर्म्स, लोअर लेग पिंक रहेंगे, 15 से 18 mg/dl। पाम्स एंड सोल्स में 15 से 20 mg/dl। सबसे पहले जो जॉइंडिस शो होता है वो होगा आपके नेल्स पर, कि आइज़ में, स्क्लेरा में, हाथों में पीलापन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? क्रैमर्स रूल है, जिससे आप जॉइंडिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ा है, कितने परसेंटेज तक बढ़ा है। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट अपीयर्स। यदि किसी बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, क्या है? टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, जिसमें 4 एबनॉर्मलिटीज़ होंगी टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में, तो बच्चे का हार्ट एक्सरे में कैसा दिखाई देगा? कॉन शेप्ड, बूट शेप्ड, एप्पल शेप्ड कि पी शेप्ड? तो यदि बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है तो बच्चे का जो हार्ट का शेप है ऐसा होगा, जूते के शेप जैसा। ये देखिए यहाँ पे बूट जैसे दिखेगा। टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? 4 कंजेनाइटल, हार्ट की 4 कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एनोमलीज, उनसे मिलके बना है। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, VSD, ओवरराइडिंग आउटा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज टेस्टिस। आपको याद रखना है, यदि फीमेल गॉनेट्स पूछते हैं तो ओवरी, मेल गॉनेट्स क्या है? टेस्टिस। अब इनका बेसिक जो हार्मोन है जिसके कारण इनको कहा जाता है, तो ओवरी क्या करती है?
एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है, ओवुलेशन की प्रोसेस करेगी, ओवम का फॉर्मेशन करेगी। मेल गोनेट्स क्या करते हैं, मेल गोनेट्स कौन से हैं, टेस्टिस। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प करते हैं। चीज़ आपको याद रखनी है, यदि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो क्या है, एस्ट्रोजन, और मेल में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यदि मेल के लिए पूछें तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ ओवम। तो ओवम की क्या साइज है, 130 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 90 माइक्रोन या फिर 80 माइक्रोन। तो ओवम के लिए क्या कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल्स, क्या कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओवम, और इसकी साइज कितनी होती, 130 माइक्रोन, कितनी, 130 माइक्रोन, और स्पर्म की कितनी होती, 50 माइक्रोन। आपको दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म। नेक्स्ट वन इज विच सेल इज नोन एज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो सबसे बड़ी और लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, ओवम, स्पर्म, न्यूरॉन या फिर नर्व। तो आपको पता है कि लार्जेस्ट सेल क्या है, ओवम, जिसकी साइज कितनी होती है, 130 माइक्रोन। और यदि स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं ह्यूमन बॉडी की तो सबसे छोटी सेल्स कौन सी हैं, स्पर्म, यहाँ पर। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल फीमेल में पूछते हैं तो क्या है, प्लेटलेट्स। याद रखना है आपके लिए, यदि पूरी ह्यूमन बॉडी में पूछते हैं लार्जेस्ट सेल तब क्या है, ओवम, स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो स्पर्म। लेकिन यदि फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं तो क्या है, प्लेटलेट्स, और मेल में लार्जेस्ट सेल पूछते हैं तो न्यूरॉन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। दैट मीन्स ओवम कितने टाइम तक है जो लाइफ रहेगा, आफ्टर दैट ये डेड हो जाएगा। ऑप्शन में 12 to 24 आवर, 72 आवर्स, 80 आवर्स या फिर 8 आवर। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम की बात हो रही है, तो लाइफ स्पैन और जो ड्यूरेशन है, जीवन काल है ओवम का, कितना होता है, 12 to 24 आवर। आफ्टर दैट क्या हो जाता है, इसकी जो काम करने की क्षमता है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और डेड हो जाएगा। तो ओवम का लाइफ स्पैन टाइम कितना होता है, 12 से 24 घंटे, और स्पर्म का लाइफ टाइम कितना होगा, लाइफ स्पैन तो कितना होगा, 48 से 72 घंटे। इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। ओवम का लाइफ स्पैन 12 से 24 घंटे, स्पर्म का लाइफ स्पैन 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट वन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ। तो ओवरी की जो सबसे बाहरी लेयर है किससे बनी होती है, ऑप्शन में है यहाँ पर सिंपल क्यूबाइडल सेल्स, स्टेरियोसीलिया, स्ट्रोमा या फिर सीलिया। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ओवरी की किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबाइडल सेल से। आपको यदि इस टाइप के इजी क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं डेली जो अदर नर्सिंग की हमारी क्लासेस होती हैं उनके अलावा एक इस तरीके की क्लास भी आपको करवाई जाएगी, जिससे आपकी गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक ये तीनों स्ट्रॉन्ग होंगी एग्जाम पर्पज से। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ओवरी की सिंपल क्यूबाइडल सेल से बनी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और जो सिंपल क्यूबाइडल सेल्स हैं जनरली विसरल पेरिटोनियम को ही मॉडिफाइड करके बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फैलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, फॉलिकल्स, फिम्ब्री या फिर ल्यूटियम। तो फैलोपियन ट्यूब्स, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स को हम और क्या कहते हैं, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का एक जो मेन काम है वो क्या होता है, होता है फर्टिलाइजेशन। अब फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला में। याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर निडेशन। निडेशन के लिए दूसरा और क्या वर्ड है जो यूज किया जाएगा, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो निडेशन जो वर्ड है इसके लिए दूसरा क्या टर्म यूज होता है, इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। यदि अब आपको यहाँ पर इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, याद रखें आप। यदि निडेशन कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। और यदि यही फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो कहाँ पर होगा, एम्पुला में। लेकिन जब यही फर्टिलाइजेशन जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में यदि हो जाता है,
देन आफ्टर वहीं पर ये इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस में ना जाके अदर देन यूट्रस के अलावा किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यहाँ पर हो जाए तो प्रेगनेंसी क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई हो कि जो इम्प्लांटेशन है कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, लेकिन उसके पहले फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर? एम्पुला पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। देन आफ्टर इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल के यहाँ पर। यदि यही जो यहाँ पर इम्प्लांटेशन पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस या फिर यूट्रस में ना होकर किसी अदर पार्ट में हो जाता है, ओवरी के यहाँ हो जाता है, सर्विक्स के यहाँ हो जाता है, यूट्राइन ट्यूब में ही हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइना बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज? बिफोर प्यूबर्टी का मतलब है जब पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हों, और आफ्टर मेनोपॉज का मतलब है जब पीरियड्स स्टॉप हो गए हो, परमानेंट सजेस्ट हो गए हों। तो यहाँ पर वेजाइना का पीएच कितना कैसा होगा? न्यूट्रल, एल्कलाइन, एसिडिक या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर वेजाइना का पीएच जनरली कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। अब यदि प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज की बात हो रही है तो वेजाइना का पीएच कैसा होगा? न्यूट्रल। फर्स्ट चॉइस आपकी होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज पूछा है तो कैसा होगा? न्यूट्रल। यदि यही आपको प्रेगनेंसी में पूछते, अब यहाँ पर ये टर्म देखिए, यदि नॉर्मल पीएच पूछते वेजाइना का तो रेंज होती है 3.8 to 4.5। पहले इस स्केल को देखिए जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो ये पीएच स्केल, इसकी टोटल रेंज होती है 0 to 14। कितनी? 0 to 14। जो भी चीज़ें 7 तक आती हैं, 0 to 7 तक, क्या कहलाती हैं? एसिडिक। और जो 7 पर आके ही स्टॉप हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? न्यूट्रल। और यदि बात की जाती है कि मोर देन 7 से आगे जाती हैं जो भी, तो क्या होती हैं? एल्कलाइन। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड पीएच है 7.35 to 7.45 है, वो कैसा है? एल्कलाइन नेचर का। यदि यहाँ पर बात की जा रही है वेजाइनल पीएच की तो ये कैसा है? नॉर्मली होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। लेकिन ये बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। फर्स्ट चॉइस। यदि न्यूट्रल एग्जाम में ना हो तो आप एसिडिक को है जो मार्क कर सकते हैं। और नॉर्मल पीएच कितना होता है वेजाइना का? 3.8 to 4.5। ड्यूरिंग पीरियड आपको याद रखना है, ड्यूरिंग पीरियड, आफ्टर पीरियड और बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ये तीनों चीज़ें याद रखें आप। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिफोर मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो पीएच होता है कैसा हो जाता है? मोर देन 5 तक जा सकता है, हायर जाएगा तो क्या होगा? एसिडिक नेचर का रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस? तो वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों तरफ कौन सी ग्लैंड होती हैं? बर्थोलिन्स, पीनियल, सेरुमिनस या फिर मेमरी? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो ये आएगा कि बर्थोलिन ग्लैंड में कहाँ पर होती हैं, तो वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड होंगी। और यदि पूछते हैं कि वेजाइनल ऑरिफिस के यहाँ साइड में दोनों साइड कौन सी ग्लैंड है, तो बर्थोलिन ग्लैंड। ये क्या करती हैं? मॉइस्चराइज करने का काम करेंगी वेजाइना को। नेक्स्ट वन इज लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम बट आउटसाइड द जोना पैलिसिडा इज कॉल्ड एज? तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओरूजेनेसिस की प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तो वही यहाँ पर कहा है कि जोना पैलिसिडा के बाहरी जो लेयर है ओवम के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? जर्मिनल एपिथेलियम, कोरोना रेडिएटा, थीका इंटरना या फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। तो जो यहाँ पर लेयर है इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम, लेकिन जोना पैलिसिडा के बाहर, ये क्या कहलाएगी? कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ? तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रॉइडल, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन? तो सबको पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो ओवरी का ही पार्ट है क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। क्या करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। और हेल्दी प्रेगनेंसी, इनिशियल प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है। आफ्टर दैट नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा प्लेसेंटा भी अपना खुद का प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। तो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो कौन सा हार्मोन जरूरी है, तो वो है प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट वन इज इफ आफ्टर ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस देन द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओव्यूलेशन के बाद यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, इसका क्या होगा?
produce lot of relaxin and oxytocin, degenerates in a short time, is maintained in the presence of progesterone, becomes active and secrete a lot of luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। तो यदि ओव्यूलेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई है, तो कॉर्पस ल्यूटियम है जो क्या होगा इसका, धीरे धीरे शॉर्ट टाइम में डिजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन फीमेल बर्थोलिन ग्लैंड्स ओपन इनटू द, तो हमने पढ़ा कि बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं, वेजाइना के ऊपर। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं, ये कहाँ पर ओपन होंगी। फैलोपियन ट्यूब एंड रिलीज अ सीक्रेशन विच मेक्स स्पर्म मोटाइल, यूट्रस एंड रिलीज अ lubricating fluid during the birth of young ones, urinary bladder and assist in the release of urine, vestibule and release the lubricating fluid in the vagina। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती हैं, वेजाइना के दोनों साइड, लेकिन ये क्या करती हैं, एक म्यूकस या फिर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज करती हैं, जिससे वेजाइना क्या होती है, लुब्रिकेट रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट वन इज आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल्स बिकम एन एंडोक्राइन ऑर्गन कॉल्ड। तो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ पर ओव्यूलेशन है, कॉर्पस ल्यूटियम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक दूसरे से रिलेट करते क्वेश्चन है। तो ओव्यूलेशन के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन तो ग्राफियन फॉलिकल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है। तो ये क्या करेगी, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड बनने के बाद क्या कहलाएगी, फाइब्रिन, ओवेरियन ट्यूब, ग्लोब्यूलिन या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स है एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर एजाकुलेटेड स्पर्म इज, की जो न्यूट्रिटिव मीडियम है इजाकुलेशन के टाइम पर स्पर्म को जो न्यूट्रिटिव मीडियम है वो कौन सा है, जो स्पर्म को नरिश करेगा, न्यूट्रिशन देगा। फैलोपियन ट्यूब, वेजाइनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड या फिर यूट्राइन लाइनिंग। क्या है जो स्पर्म को इजाकुलेशन के टाइम पर न्यूट्रिशन देगा, जिससे स्पर्म एक्टिव होगा, मोटाइल होगा। तो यहाँ पर जो सेमिनल फ्लूइड क्या होगा, सेमिनल फ्लूइड, जो कि इजाकुलेटेड स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट वन इज द स्टोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल फाइबर्स एंड अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो यहाँ पर स्ट्रोमा है जो ओवरी का, जिसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व है, मसल फाइबर है और प्रोटीन है। तो ये क्या है, फाइब्रिन है, कोलेजन है, एल्बुमिन है या फिर ग्लोबुलिन है। तो ये क्या है, जिसमें ब्लड वेसल्स भी है, नर्व है, मसल फाइबर है और टाइप ऑफ प्रोटीन है कुछ, तो वो क्या कहलाएगा, कोलेजन। नेक्स्ट वन इज विच लैक्टोबैसिलाई मेंटेन द पीएच ऑफ वेजाइना। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा बैसिलाई, तो वो क्या है, लैक्टोबैसिलाई, जो कि वेजाइना के पीएच को एसिडिक रखने का काम करता है, वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। कुछ हमारी बॉडी में बैसिलाई क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो लैक्टोबैसिलाई है वेजाइना में क्या करता है, वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है। तो उसका नाम क्या है, डॉर्डरलिन, एम ट्यूबरक्लाई, कोकाई या फिर स्पायरोकिड। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका शेप एंड साइज अलग अलग होगा, इनके फंक्शन अलग अलग होंगे। तो जो लैक्टोबैसिलाई है पीएच ऑफ वेजाइना मेंटेन करके रखता है, तो क्या है, डॉर्डिनल लैक्टोबैसिलाई, क्या है, बैसिलाई फैमिली का, और बैसिलाई फैमिली का शेप कैसा होता है, रॉड शेप। स्पायरोचीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। एम ट्यूबरक्लाई किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो यहाँ पर पीएच ऑफ वेजाइना को मेंटेन करने का काम कौन करता है, डॉर्डरलिन लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी। तो मॉडर्न गायनेकोलॉजी के फादर कौन है, हिपोक्रेट्स, सुश्रुता, जेम्स मैरियन सिम्स या फिर सिगमंड फ्रूड। सभी नाम सुने हुए हैं आपने। गायनेकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, वो है जेम्स मैरियन सिम्स। फादर ऑफ सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी है सुश्रुता। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। तो याद रखें, मॉडर्न गायनेकोलॉजी के फादर पूछें तो कौन है, जेम्स मैरियन सिम्स। सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी के पूछते हैं तो सुश्रुता, मेडिसिन के पूछते हैं तो हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो नॉर्मल पोजीशन क्या है यूट्रस की, रेट्रोवाइटेड एंड रिफ्लेक्टेड, रेट्रोवाइटेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, एंटीवाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, रेट्रोफ्लेक्स्ड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो नॉर्मल पोजीशन होगी
यूट्रस की कितनी होगी, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। क्या होगी, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। इस तरीके से एंगल एग्जाम में आता है तो एंटीवर्टेड का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ द यूट्रस, जो अपर पार्ट है एक्सेस ऑफ द यूट्रस एट 90 डिग्री एंगल विथ दैट ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना के यहाँ से टॉप पार्ट है यूट्रस का, इसको मेजर किया जाएगा जहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री एंगल का। तो क्या है, एंटीवर्जन। एंटीफ्लेक्शन का मतलब होता है एक्सेस ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड विद दैट ऑफ द सर्विक्स। तो ये यहाँ पर एक एंगल बनेगा तो क्या होगा, बॉडी ऑफ सर्विक्स क्या होगी, इस्थमस की तरफ क्या होगी, फॉरवर्डली बेंट होगी, झुकेगी। तो जो एंगल बनता है कितना बनेगा 170 डिग्री का। तो क्या होगा, एंटीफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ट्यूमर मार्कर यूज्ड टू डायग्नोस जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज किया जाएगा, CA-125, कैंसर एंटीजन 125, अल्फा फीटोप्रोटीन, LDH या फिर HCG हार्मोन। तो यहाँ पर जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोस करने की बात की जा रही है तो अल्फा फीटोप्रोटीन किससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन से। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड। फीमेल्स में जो पहला मेंस्ट्रुएशन होगा वो क्या कहलाएगा, मिनार्ची, एमनोरिया, डिस्पैरोनिया या फिर डिस्मेनोरिया। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कहलाएगा फीमेल में वो क्या होगा, वो होगा मिनार्ची। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिस्पैरोन्यूरिया का मतलब होगा सेक्सुअली इंटरकोर्स विद पेन। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव फेज इन वुमेन इज फ्रॉम टू मेनोपॉज। तो वुमेन में रिप्रोडक्टिव फेज कब से है, जब मेनोपॉज तक रहेगी, मेंस्ट्रुएशन से, मिनार्ची से, ओव्यूलेशन से या फिर नन ऑफ द अबव से। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगी मिनार्ची से लेके मेनोपॉज तक, कौन सी, मिनार्ची से लेके मेनोपॉज तक की फेज। आज की क्लास के लिए इतने ही बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक करके अपने